चाहिए। अब चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। मैंने उस सेशन को अलग काट दिया है और अब हम चलते हैं अपने मेन काम पर जिसपे हम आए हुए थे। हमें प्रपोजल राइटिंग सीखनी थी। चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने हमने कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया जानने का प्रयास तो किया। प्रपोजल राइटिंग तो हमें सीखनी है, करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आगे से हमसे ये गलतियां कभी ना हो। और यकीन मानिए, बहुत से लोग इन्हीं गलतियों की वजह से अपना कम्युनिकेशन खराब कर लेते हैं, चाहे वो फंडिंग एजेंसी या किसी और से। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं, सर आपका एनजीओ प्रोफाइल भेज दीजिए। पता है मुझे क्या भेजते हैं? सर्टिफिकेट। सर ये रहा मेरा पैन कार्ड, ये रही मेरी डीड, ये रहा वो। यार डॉक्यूमेंट्स किसने मांगे हैं? अगर मैं कहूं कि एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन भेजिए, तो वहां डॉक्यूमेंटेशन भेजने होते हैं। चलिए, अच्छी बात है, एक चीज और हो गई। एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन और अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज अलग होती हैं। तीन चीजें होती है इसके अंदर वैसे, नोट कर लीजिए फिर से। एक होता है एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, नोट कीजिएगा फटाफट। एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, लगे हाथ तो ये भी चीज सिखाई देता हूं, बता ही देता हूं आपको। पहला होता है एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, राइट। दूसरी होती है आपकी टैक्सेशन फाइल। टैक्सेशन फाइल या टैक्सेशन डॉक्यूमेंटेशन। और तीसरा होता है अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। जब भी आपसे कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन मांगे, उसके अंदर कभी भी CSR 1 को, 12A को और ATG को इंक्लूड मत कर देना। अगर वो कहता है कि उसके साथ भेजिए, तो साथ आप भेजिए। अदरवाइज जब आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर पीडीएफ के अंदर ही पहला आप जो है एक टाइटल बना दीजिए, पेज टाइटल, जिसपे लिखे एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद सारे आपके पीडीएफ लगा दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बायोलॉज, आपका एमओए, एओए, वट। फिर उसमें दूसरा एक पेज बनाइए, बीच के अंदर एक आपका पीडीएफ जुड़ा होना चाहिए, उस पर लिखा होगा टैक्सेशन फाइल। उसके अंदर आपका आएगा पैन, टैन, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है। पैन, टैन, CSR 1, ठीक है, 12A, ATG, ये सारी चीज टैक्सेशन से रिलेटेड हो जाती है, राइट। उसके अंदर फिर एक तीसरा कॉलम बनाइए, एक तीसरा पेज और इनबिल्ट कीजिए उसके अंदर, उस पर लिखिए अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। उसके बाद जो भी आपने गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिए हैं, अवार्ड्स लिए हैं, कहीं से आप सम्मानित हुए हैं, वट एवर, वो सारी चीजें आप वहां पर लगा दीजिए। और इसके अलावा चौथी चीज भी बनती है, जिसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस फाइल, वो आपकी अलग होनी चाहिए, है ना। वो भी आपके पास होनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके अंदर क्या लगेंगे, आपके जो सेंक्शन लेटर्स हैं, आपके जो कंप्लीशन लेटर्स हैं, वो लग के एक फाइल बनती है, एक्सपीरियंस फाइल। इस हिसाब से जब आप किसी के सामने अपना प्रोफाइल रखते हैं ना, मां कसम मजा आ जाए, सामने वाले व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको जी सर के नाम से दोबारा किसी और शब्द से संबोधित करे। अरे सर बैठिए प्लीज, आपका डॉक्यूमेंटेशन में दम है भाई। आप कहीं मिनिस्ट्री में जाते हैं, मैंने सुना काफी लोगों से, सर हम मिनिस्ट्री में धक्के खाते हैं। क्यों धक्के खाने जाते हो भैया? मैं तो कभी धक्के खाने नहीं गया, मैं वहां चाय पीने जाता हूं। देखिए आपके शब्दों में मेरे शब्दों में अंतर कितना है। आप कहते हैं सर हम मिनिस्ट्री में धक्के खाने जाते हैं, मैं धक्के खाने नहीं जाता, मैं वहां चाय पीने जाता हूं। क्योंकि मेरा अपना प्रोफाइल ऐसा है कि जब मैं उस प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है सर क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। बी ए प्रोफेशनल, अपने आप को एज ए प्रोफेशनल रिप्रेजेंट कीजिए आप। और वो तभी होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रोफेशनली प्रेजेंट कर रहे होंगे। इज इट करेक्ट? से करेक्ट और इनकरेक्ट। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? अपने आप को करेक्ट वे में प्रेजेंट कीजिए हमेशा। सभी लोगों के जवाब आने चाहिए, मुझे पता लग जाए कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। से करेक्ट और इनकरेक्ट, अपने आप को अच्छे वे में प्रेजेंट कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, और ये हर जगह लागू होता है।
जब आप किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाते हैं ना, और डायरेक्टली आप ले सर डोनेशन मिल जाएगा, वाकई में वो फीलिंग आती है उस समय जब कोई व्यक्ति डायरेक्टली कहते हैं ना सर डोनेशन मिल जाएगा मुझे। कई लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं सर कोई गारंटी दिलवा दो। यकीन मानिए कोई दुकान कर रखी हो और आपके सामने कोई बैकर आ जाए, उसके समय उस समय आपके पास फीलिंग क्या आती है, आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं सुबह सुबह बोनी भट्टे के टाइम पे समझ गए। तो वही फीलिंग सामने वाले के दिमाग में भी आती है अगर आप डायरेक्टली उसको किसी भी टाइप से उसको अप्रोच कर रहे हैं तो। आपका अप्रोच गलत नहीं होना चाहिए, ये सिखाया जाएगा आपको। आज हमारी चर्चा हो रही थी हमारे एक साथी संस्थान से, अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप से, तो मैंने उनको बताया था कि एक जो है डोनर के साथ जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है उसकी भी क्लास होती है, उसका भी कोर्स है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप क्या सोच रहे हैं मेरे अंदर कितना भी ज्ञान हो मैं ऐसा उठ के चला जाऊंगा मुझे कोई ग्रांट दे देगा? नहीं। जब मैं अपने आप को किसी सीएसआर एजेंसी के पास अपने आप को जाऊंगा रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, तो मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरी दाढ़ी मूछें, मेरे बाल, बहुत सारी चीजें जिनमें परिवर्तन हो जाएगा तुरंत। चाहे मुझे कितनी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, चाहे वो सामने वाला मुझे खुदा मानता हो, अरे यार एनजीओ गुरु यादव जी आ गए, लेकिन नहीं, मेरा जो इंप्रेशन है वो उसको खत्म कर देगा। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मैं सर कोई गारंटी दिलवा दीजिए फिर से वही मैसेज, सर कोई गारंटी दिलवा दीजिए। तो इस टाइप के जब मैसेज जाते हैं ना किसी के पास, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे शब्द निकलते हैं आपके लिए, ठीक है। और उनकी आप परिकल्पना कर सकते हैं कि वो किस टाइप के शब्द होंगे। यार बीइंग ए ह्यूमन, मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पर्सन, एक छोटी सी सोचिए, हमने सामने वाले के बारे में कुछ नहीं किया, उससे हाय हेलो जान पहचान कुछ नहीं। हम किसी फंडिंग एजेंसी को, हमें कहीं से डाटा मिल जाए, बस एक चाह होती है हमारे अंदर, सर डाटा दे दो। उस डाटा करोगे क्या? खट्टे से एक मेल डालोगे, सर आई एम अवेलेबल विद माई कटोरा। ये गलती मत करना कभी भी। लोग डाटा मुझसे क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं, उन्हें एक ही हरकत करनी होती है, आई एम अवेलेबल विद माई कटोरा। कभी नहीं करनी ऐसी हरकत, कभी भी नहीं। ऐसी हरकत चीप होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, काफी लोगों के प्रोफाइल पे देखा है मैंने, प्रोफाइल पिक्चर पे संस्था का नाम और स्क्वायर कोड लगा के बैठे हुए हैं। मतलब इससे ज्यादा चीप कुछ हो सकता है? व्हाट्सएप स्टेटस पर हमें सहयोग करने के लिए डोनेट करें और अपना बार कोड और ये लगा के बैठे हुए। यार हद है। आप अपने स्तर को गिरा रहे हैं, इसलिए एनजीओ का स्तर गिरा हुआ है। मैं अपने स्तर को नहीं गिराता, मैं अपने स्तर को नहीं गिराता। मुझे पता है 10 टाइप से फंडिंग होती है, जिस दिन मुझे पैसे की जरूरत होती है, टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, स्पष्ट कह रहा हूं आप लोगों से, और अब भी आप नहीं समझ पाए तो जिंदगी में कभी समझ नहीं पाएंगे। मुझे जब लगता है कि मेरी संस्था को फंडिंग की जरूरत है, या वैसे भी अब तो मेरी आदत हो चुकी, शौक हो गया मेरा, इसलिए मजबूरी, लेकिन मैं वैसे उदाहरण के उसमें सेट कर रहा हूं, मुझे लगता है मुझे फंडिंग की जरूरत है, मैं एक क्लास लॉन्च कर देता हूं छुट्टी, और आप लोग उस क्लास में पे करके जुड़ जाते हैं। वहां आप मुझसे पूछते हैं कि सर किस नंबर पे करूं, मुझे स्कैन कोड लगाने की जरूरत नहीं होती है। समझना बात को कि आपका वे ऑफ आस्किंग क्या है और मेरा वे ऑफ आस्किंग क्या है। आप अपने वे ऑफ आस्किंग से अपना स्तर घटा रहे हैं, मैं अपने वे ऑफ आस्किंग से मेरा स्तर बढ़ा रहा हूं। दोनों में अंतर समझिए, बड़ी गहरी चीजें हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब भी आप नहीं समझ पाए तो जिंदगी में कभी समझ नहीं पाएंगे, कोई भी एनजीओ गुरु आपको नहीं सिखा पाएगा। कभी भी ऐसा फील मत कराइए कि आप किसी से मांग रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपको चल के देना है, कुछ ऐसा कीजिए। हम लोग चर्चाएं करते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के अंदर काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं। सर हमारे पास मुझे मेरी आज किसी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि सर इस संस्था में जो भी कुछ करना है मुझे ही करना होता है। एकल स्वामित्व क्यों चल रहे हैं? एकल स्वामित्व भाई, आप है तो संस्था चल रही है, जिस दिन आप गए संस्था गई।
अगर वाकई में आपकी संस्था के अंदर ऐसी कार्यकारिणी, ऐसे बड़ी बॉडी मेंबर्स हैं, सबसे पहले उनको किक आउट कीजिए, सबसे पहले उनको किक आउट कीजिए। जरूरी है। जो व्यक्ति आपकी जगह बैठकर एक दिन क्लास अटेंड करके कुछ नया नहीं सीख सकता, वो आपके किसी काम का नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने फेसबुक पर पोस्ट डालते, क्यों डालते भैया? क्यों डालते हो? 5,000 फेसबुक फ्रेंड है आपके पास। अगर आज आपने किसी भी सोशल कॉज के लिए हेल्प मांगी, अगर एक एक व्यक्ति एक एक रुपया देना स्टार्ट करे तो 5,000 रुपये होने चाहिए आपके पास। आपकी एक पोस्ट से आपके पास 5,000 का डोनेशन होना चाहिए ना। और अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आज बैठकर सबसे पहला काम यही करना, आपके फेसबुक प्रोफाइल से ना ऐसे लोगों को किक आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है आपका। अरे वो 1 रुपया डोनेशन नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो काम आपने वहां पर शेयर किया है उस पर एक अच्छा कमेंट तो दे सकता है। बहुत बढ़िया भैया, लगे रहो, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। अगर आपका जो क्राउड है, आपका जो सर्कल है, वो इतनी भी बात आपको इंकरेज भी नहीं कर सकता, तो उनको क्लिक आउट कर दीजिए। ऐसे लोगों की आपको जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, अगर अपनी संस्था को आगे लेके जाना है तो, और अगर जिंदगी वैसी गुजर रही थी साहब और हम ऐसे नहीं खुश हैं, कई लोगों की मेंटेलिटी होती है ना कि सर 2 रोटी चल रही है ना, अपने काहे के लिए अपने को उंगली करनी खाए, है ना। अगर वहीं तक है तो वही रहिए सर, जहां आप हैं फिर बेस्ट हैं। आप जैसा जी रहे हैं वैसा अच्छा है। यार आपके काम के बारे में जब 10 लोगों को पता ही नहीं तो डोनेशन किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? कौन डोनेशन देगा आपको? अगर आपके काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा तो डोनेशन कौन देगा आपको? और ज्यादा लोगों को पता कैसे लगेगा? अरे यार, हमारी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर 5,000 फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कह रहा हूं 500 लोगों ने भी उस पर कमेंट कर दिया ना, तो वो जो पोस्ट होती है ना आपकी, वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली कई प्रोफाइल पर चली जाती है। जिसने कमेंट किया उसके प्रोफाइल पे जितने दोस्त जुड़े होंगे, जितने लोग जुड़े होंगे, वो सबको दिखने लगती है वो। एक ऑटोमेटिक जो है ना फीचर होता है। आपने देखा होगा, जो लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, जिन लोगों की अपनी पोस्ट डालते हैं, आपने देखा होगा कि एकदम कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिन पे बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, वो अपने आप नहीं आते, यूट्यूब उनको प्रमोट कर देता है, काफी लोगों को दिखाता है। ऐसे ही आपके सोशल मीडिया कंटेंट को हाईलाइट होता है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कहते हैं इसको, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता है। वो हाईलाइट कब होगा? यार ऐसे 200-500 लोग अपने पास रखिए। कई बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि भैया अपना फेसबुक यूट्यूब चैनल है, अब तो मात्र वहां पे 200 सब्सक्राइबर की जरूरत है, 200-250 सब्सक्राइबर की। आज यहां पर मेरे सामने अगर मैं बात करूं, 5 चौक 20 और 4 24 लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग 10-10 की मेहनत करें तो एक दिन का काम नहीं है, घंटे का काम नहीं है वो, अगर 10-10 की मेहनत करें। लेकिन ये आपकी व्यथा है कि आपके पास वो 10 लोग भी नहीं है जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। समझिए, एक सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन दबाना होता है। अगर आपके पास ऐसे 10 लोग भी नहीं है तो आप अपनी पोजीशन समझ सकते हैं कि आप कहां पर हैं, वेयर यू आर। और हम कहते हैं हम सामाजिक संस्था हैं। एक सामाजिक संस्था का मतलब होता है 1,500 लोग, 1,500 ऐसे लोग जो आपके एक कहे पर रैली के अंदर पहुंच जाएं। क्योंकि दादा, आपको अपने सांसद से, अपने विधायक से फंड लेना होता है, छोटे छोटे फंड वहीं से मिलते हैं, उसकी सिफारिशों से मिलते हैं। और जब आप उसके प्रचार में, उसके प्रसार में आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है फिर। जितने प्रोजेक्ट या जितनी ग्रांट के लिए आप इधर उधर भटकते रहते हैं ना, आपको गारंटी से कहता हूं उतना काम तो मेरे यहाँ के लोकल, मेरा जो है जो ये सरकारी व्यक्ति होते हैं जिसे हम विधायक या सांसद कहते हैं, इतना वैसे ही बुला के देते हैं, यादव जी ये फलानी ग्रांट आई हुई थी अपने एरिया में काम करने के लिए, कर लीजिएगा, मैं साइन करके दे रहा हूँ रिकमेंडेशन, चले जाइए वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट में। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर नथिंग। आप सोचे कि मेरी संस्था को 5 साल हो गए, 10 साल का अनुभव है,
वो अनुभव सर आपके किसी काम का नहीं है। वो अनुभव आपके किसी काम का नहीं है अगर आप अपने लोकल में ही कोई ग्रांट नहीं ले पा रहे हैं तो, सांसद निधि से, है ना। आपके एरिया के अंदर रोड बनाने का काम किसका है? नगर पालिका या फिर आपकी जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है उसका, राइट। विधायक का काम क्या है? उसमें उस क्षेत्र के अंदर अगर मान लीजिए कोई चीजें बढ़ रही हैं जो डेवलपमेंट होना है उससे संबंधित, सांसद क्यों बनाया जाता है? इससे एडिशनल कोई चीज हो रही हो उसको फंड करने के लिए, जो काम समाज के लिए सामाजिक रूप पर किया जा रहा हो। सांसद निधि से पैसा मिलता है संस्थाओं को, लेना आना चाहिए। हम लेटर बनाना तो सीख गए, उसका यूज नहीं पता हमें। और वो आपको देगा क्यों? क्या आपने कभी उसके कैंपेन में हेल्प की है? 10 15 20 50 वोटों की? अरे 10 15 20 50 छोड़ो, 1500 लोगों की भीड़ लेके जानी पड़ती है। और आपको पता होगा जब वो रैली करते हैं, कोई काम करते हैं, और खुद भी आप भी रैली करते हैं यार, मैंने बताया कि हर एक सेक्टर के अंदर आप एक रैली कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे एक रैली कीजिए, चाइल्ड एजुकेशन पे अवेयरनेस के लिए रैली कीजिए, आप हर एक चीज की अवेयरनेस पे एक रैली कर सकते हैं। करेंगे कौन? मैंने तो आज तक किसी की पोस्ट नहीं की, 3 साल हो गए मुझे भोगते हुए। अपने आप को मैं डॉगी फील करता हूँ एक आधी बार, मजाक नहीं कर रहा, वाकई में। खुद में लगता है मुझे कि सब लोगों ने मिलकर ने मुझे एक डॉगी साबित कर दिया है। जस्ट बार्किंग, भौंकते रहो सर, अपने को कुछ नहीं करना। 3 साल से समझा रहा हूं कि हर एक क्षेत्र के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूं, आप उस पर सेमिनार कीजिए, वेबिनार कीजिए, वर्कशॉप कीजिए, रैली कीजिए। आप जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, कोई भी क्षेत्र हुआ, सब में आप ये सारे काम कर सकते हैं। और अगर ये जो 10 एक्टिविटीज बताई जाती है ना, अगर आप ये 2 4 एक्टिविटीज, मैंने अभी सिर्फ 2 4 गिनाई है, सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप, ठीक है, आपका साइकिल रैली, पैदल रैली, ठीक है, और पब्लिक कैंपेन, 5 बता दी। ये 5 एक्टिविटीज भी आप हर एक काम के लिए, हर एक सोशल सेक्टर में करना स्टार्ट कर दें, हर एक सोशल सेक्टर में 5 चीजें भी करना स्टार्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से मैंने सोशल सेक्टर 250 गिनाए हुए थे आपको। छोड़िए 250, आप उस 250 में से भी 10 ले लीजिए केवल, और इन 10 पे ही आप काम करेंगे तो दादा 50 एक्टिविटीज आपकी हर महीने तैयार हैं। करे कौन? क्योंकि अपन ने तो संस्था खोली किस लिए? टकसाल बनाने के लिए। एनजीओ का मतलब होता है टकसाल। एनजीओ खोलो पैसा छापो, एनजीओ खोलो पैसा छापो, है ना। पैसा ऐसे नहीं छापा जाता साहब, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफी लोग इस भ्रांति में संस्था खोल के बैठ गए हैं कि संस्था खोलते ही फंड मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे फंड नहीं मिलता। अरे हमें पता है 3 साल बाद मिल जाएगा, तो 3 साल बाद भी ऐसे नहीं मिलेगा कि अपन खाली बैठे हैं ऑडिट करवाते रहे, बस 3 साल पूरे हो गए अब तो ग्रांट मिल जाएगी, 3 साल पूरे हो गए सर, आपने कहा था 3 साल पूरे हो गए। नहीं, उन 3 सालों में आपका एक्टिविटी प्रोफाइल भी कुछ कहना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज में दम होना चाहिए, आपकी ऑडिट्स में दम होना चाहिए, आपकी टर्नओवर में दम होना चाहिए। और टर्नओवर में दम का मतलब ये नहीं कि अपनी जमीनें बेच के बैंक में डलवा के वहां से खर्च करना दिखा दिया। अपना करना कुछ नहीं होता। ये जो लाइसेंस हमें मिलता है ना, ये मिलता है कि हम सामाजिक किसी भी काम के लिए जनता से, लोगों से अपील कर सकें, राइट। अपनी जेब से करना है तो फिर इस लाइसेंस की जरूरत क्या है भाई? अपनी जेब से ही करना है तो फिर लाइसेंस की जरूरत क्या है? अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह, मैं तो कह रहा हूं अपने बाप दादा की जमीन बेच के लोगों में बांट दीजिए, लोगों का भला फिर भी नहीं कर पाओगे आप। ये प्रैक्टिकल चीज है। आपका भला हो जाएगा, आपका तो उद्धार हो ही जाएगा, घर जमीन सब बिक जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा, ये डेफिनेट है। आप किसी भी सोशल कॉज में जब इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो रेशियो होता है वो मैक्सिमम अप टू 20% होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू 20%। और 20% भी किसका? जब आपकी पूरी कार्यकारिणी को आप जोड़ रहे हैं, तब आप और आपकी कार्यकारिणी, रजिस्टर्ड जो कार्यकारिणी होती है आपकी, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के, सॉरी, आपके बायलॉज के अंदर या आपकी ट्रस्ट डीड के अंदर जो आपकी रजिस्टर्ड कार्यकारिणी होती है, सबका कंट्रीब्यूशन मिलाकर 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
और हम सोचते सर हम सब ने कोलैबोरेट करके ना ये प्रोग्राम कर दिया और ये देखो हमारे एक्टिविटी प्रोफाइल, हमारा बहुत अच्छा एक्टिविटी प्रोफाइल है। आपकी एक्टिविटी प्रोफाइल में अगर बेनिफिशरीज की संख्या के साथ साथ डोनर्स की डिटेल अवेलेबल नहीं है तो वो एक्टिविटी प्रोफाइल कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक रद्दी कागज है। और यकीन मानिए जिस हिसाब से एजुकेशन, जागरूकता और ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, आगे आने वाला समय आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव होने वाला है। फिर आपको पता लगेगा आप कितनी बड़ी गलती करते आए। समय से सुधर जाइए, बहुत फायदे में रहेंगे। समय से इन चीजों को पूरा करना सीख लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। आपके एक्टिविटी प्रोफाइल के साथ नंबर ऑफ बेनिफिशरीज और नंबर ऑफ डोनर्स, या बेनिफिशियरी डाटा या डोनर डाटा आपका साथ होना चाहिए। आपने देखा कई प्रोजेक्ट के अंदर आपसे बेनिफिशियरी डाटा मांगा जाता है, प्रपोज बेनिफिशियरी डाटा क्यों मांगा जाता है? वहां मांगा जा रहा है तो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बाद भी मांगा जाएगा, एक्टिविटी के बाद भी मांगा जाएगा। कुछ चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सिर्फ जो है ना हल्के में आप हर एक चीज को ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आप जहां हैं आप शायद वहीं आसपास ही रहेंगे। आने वाले समय में आप कभी भी ऊपर उठ के नहीं आ सकते। और अगर अभी से आप फॉलो अप करना स्टार्ट कर दें, यकीन मानिए कि चंद साल और 1.5 साल के अंदर ही आपकी तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि मैंने इस सेक्टर के अंदर लोगों के मकान बिकते हुए भी देखे हैं और लोगों को मैंने कोठियां बनाते हुए भी देखा है। जिनके मैंने मकान बिकते हुए देखे हैं वो सब उसी गलतियों के साथ चल रहे थे जो गलतियां हम और आप करते आ रहे हैं। और जिनको मैंने कोठियां बनाते हुए देखा है वो लोग हैं जो कायदे से चलते हैं। और किसी फिल्म में एक डायलॉग भी बड़ा प्यारा सा, कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, राइट? तो कायदे में रहना सीखिए, कायदे से हर एक काम को कीजिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अपनी हर एक चीज को वेल मेंटेन रखिए। ये आपकी समाज में, आपके डिपार्टमेंट में, सभी जगहों पर आपकी बड़ी हेल्प करेगी। सामने वाला व्यक्ति आपको खुद रास्ता बताएगा, सर यहां पर ये दिक्कत आ रही है, कोई नहीं सर इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, सर ऐसा कर लाइए मैं कंप्लीट कर देता हूं, सर यहाँ पे दिक्कत थी आपकी फाइल में। और ये लाइव हुआ है। वो साथी वही कहते हैं ना, सब लोग जुड़ते नहीं एक साथ, काफी सारे लोग हैं। एक दिन एक साथी मेरे साथ ऑफिस में आए हुए थे विजिट करने के लिए, उनके सामने ही फोन आया था एक डिपार्टमेंट से, सर वो आपकी एक फाइल आई हुई थी उसमें ना सर यहाँ पे कमी छूट गई है, काम करो सर, मैं इसको तो वापस एंट्री नहीं चढ़ा रहा हूँ, इसको मैं आवक और जावक में, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, सर मैं इसकी आवक जावक में एंट्री नहीं चढ़ा रहा हूँ, आप दूसरी फाइल भेज दीजिए मैं उसको चढ़ा दूंगा। उनके सामने लाइव फोन आया था। अब वो साथी कौन है मुझे याद भी नहीं रहता, कई बार कभी जुड़े या जिनके साथ ये वाकया हुआ हो, जिनके सामने हुआ, तो एक बार बताइएगा, पुष्टि कीजिएगा इन चीजों की। होता है। आपके प्रोफाइल में दम होना चाहिए, तो बहुत कुछ है, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए। और अगर आप अपनी चीजों को व्यवस्थित नहीं रखेंगे साहब, तो ऑब्वियस सी बात है, अंदाजा अपने घर से लेके चलिए, आपके घर के अंदर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ, कोई चीज किधर पड़ी हुई, कोई चीज किधर पड़ी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला व्यक्ति आपकी कैसी इज्जत करेगा या आपको कैसा सोच के चलेगा, वो खुद वहां पर कैसे बैठेगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। और आपके घर में हर एक चीज व्यवस्थित रखी हुई है, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी, वो फटाक दीजिए पहले तो जूते उतारेगा, है ना, फिर देखेगा कहीं मेरे पैर गंदे तो नहीं है फिर वो आराम से आपके घर में जो है पैर संभालता हुआ आएगा, कहीं गलती से उससे कुछ गंदगी ना हो जाए। वो कुछ खा रहा होगा, आपने जो उसको चीज सर्व करके, वो पूरा प्रयास करेगा कहीं नीचे गलती से गिर ना जाए, क्यों? साफ सफाई दिख रही है भैया। तो वही चीज आप वही एक्सपेक्ट अपने लिए कीजिए जैसा आप दूसरों को सर्व कर रहे होते हैं। आप उनको हर एक चीज व्यवस्थित सर्व करेंगे तो वो आपके काम को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का पूरा आपको हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करते हैं वो आपको। और ये चीज गलत है, लोग कहते हैं धक्के खाने जाते हैं, धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है सर। आप वहां चाय पीने जाया कीजिए, अपना प्रोफाइल व्यवस्थित कीजिए, लोग आपको वहां बैठाकर चाय पिलाएंगे, सर आइए चाय पी करके, काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अलग बात है। एटलीस्ट हम वहां जिससे चाय पी कर आए, हमारा प्रोफाइल इतना मैनेज्ड है, हम इतने जो है प्रोफेशनल वे में गए थे कि हमें उसने व्यक्ति ने हमें वो प्रोफेशनल जो हमारा सम्मान बनता है वो एटलीस्ट उसने किया, राइट। आज जो है वर्कशॉप, प्रपोजल वर्कशॉप पे आए थे, और कहाँ से बात शुरू हुई और वो कहीं को चली गई, और पूरा टाइम हमारा जो है एक्सपेंड हो गया। चलिए कोई नहीं, वर्कशॉप सेशन को आगे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, एक दिन और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं भी नुकसान ना हो आपका। ठीक है, आज समय पूरा हो गया है, वर्कशॉप का 1 घंटा पूरा हो चुका है।
तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, माफी चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे निकल कर आए, कहीं आपसे अगर भविष्य में प्रपोजल लगाते हुए या इन सब चीजों में गलती हो गई तो फिर आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी चीज सिखा दी, छोटी छोटी चीजें आप बताना भूल गए। तो आज जरूरी समझा मैंने तो आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखेंगे। मैं अब आज के सेशन को जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय को जो है हैंड ओवर कर रहा हूं कि सर अपने शब्दों के साथ इस सेशन को समाप्ति की ओर लेके चलिएगा प्लीज। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर, सर अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आज प्रोजेक्ट प्रपोज राइटिंग के बारे में तो नहीं बता पाए, मगर किन्हीं और टॉपिक पर। सर वो टॉपिक सर ने आज दिया है जो बहुत जरूरी होते हैं। ये आपको कहीं किताबों में नहीं पढ़े मिलेंगे, ये आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। जैसे सर अभी फंडिंग की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ साथी तो मुझसे पहले से जुड़े हुए होंगे, वो लोग जानते थे। मेरी टीम सर, हम लोग फंडिंग का ही काम पे करते हैं। सर मैं क्या मॉल में फंडिंग का काम करता हूँ, मेरी टीम वहाँ बैठती है और लोगों से डोनेशन लेती है। जो पुराने साथी होंगे सब जानते हो, हमने बहुत अच्छा डोनेशन लिया। जो वीकेंड्स होते हैं सर, मैं पूरे एक एक महीने के लिए मॉल में अपनी परमिशन लेता हूँ और वहाँ मेरी टीम काम करती है और अच्छा खासा फंड उठाते हैं। सब महीने में 7-8 लाख रुपए का हम लोग फंड उठाते हैं, कभी कभी 10 भी क्रॉस हो जाता है। तो साथियों, आज देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है, बशर्ते कि आपको नॉलेज हो। जैसे सर बार बार उस बात को कह रहे थे कि नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप फंड ले, कैसे आप प्रोजेक्ट लें। प्रोजेक्ट बहुत है, गवर्नमेंट बहुत ग्रांट दे रही है, मगर उनको कौन ले रहा है? सेलेक्टेड लोग ले रहे हैं। सीएसआर, इतना सीएसआर दिया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनियों की तरफ से, कि कई जगह तो कंपनियां बहुत खाली पड़ी हुई हैं, उनके पास जा नहीं रहे, प्रपोजल नहीं जा रहे, क्योंकि आप लोगों ने ना उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करे हुए। कुछ लोगों ने अभी तक जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, हम लोग आईटी अपने जो बैलेंस शीट बनवाते हैं, जैसे सर ने बताया, बैलेंस शीट बनती है, रिसीट एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। उसके साथ हम सर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, हम सीए से ना 10 भी फॉर्म नहीं लेते हम। 10 भी फॉर्म एक ऐसा होता है जो कि ऑनलाइन मिलता है, आता है। 10 भी फॉर्म नहीं होता हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है उसमें यूडीआईएन नंबर नहीं होता। यूडीआईएन नंबर ना होने से उस पर ऑथेंटिकेशन नहीं होता कि क्या। और हमारी बैलेंस शीट, जैसे सर बार बार बताते रहते हैं, बैलेंस शीट हमारी 5 लाख की है और हमने अपना बजट प्रपोजल बना के भेज दिया वहाँ। हमने 1 करोड़ का, 80 लाख का। सर सबसे पहले आप अपने उसमें प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज बढ़ाइए, फंडिंग बढ़ाओ, फंडिंग टर्नओवर बढ़ाओ। एक टर्नओवर ऐसा हो कि हम कम से कम, जिसमें एक बहुत अच्छा टर्नओवर 40, 30, 40 लाख रुपए की आपकी बैलेंस शीट बोले, तुम कम से कम 1 करोड़ रुपए का तो प्रोजेक्ट उठा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में सर ये 2, 4, 5, 10 हजार रुपए के जो प्रोजेक्ट है ना, सरकार अभी भी 10 10 10 हजार के प्रोजेक्ट निकलते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत तरह की ग्रांट्स आ रही है सर। सरकार जितने भी ये थे ना, जैसे सरकार ने क्या कर रखा है, जितने भी टॉयलेट्स वगैरह थे सारे गवर्नमेंट को दे रखे हैं। आप लोग मेट्रो में चलते होंगे, मेट्रो में जितने भी टॉयलेट्स हैं सारे एनजीओ के पास है। ठीक है, वहाँ एक दो एनजीओ है जिनका अपना वर्चस्व है, वो ले रही है। और भी जैसे अभी कई जगह घाटों पर कई काम एनजीओ को दिया गया सीएसआर के तहत। ये जितने भी घाट अभी काशी में और इधर हुआ, सारा सीएसआर के अंदर हुआ है। गवर्नमेंट कई जगह स्कूल बना रही है। अब स्मार्ट क्लासरूम क्या है, एनजीओ को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। मिड डे मील का, मैं खुद मिड डे मील में मेरे पास थे, काफी बच्चे मैंने काम करे, काफी बच्चों को हम मिड डे मील देते थे, मिड डे मील आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट। तो मेरा आप सब लोगों से वो है कि आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। इसमें कोई दिक्कत आती है आप पूछिए। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग प्रोग्राम के दौरान हम अपनी बात नहीं रख पाते। सर जब तक आप बात नहीं रखेंगे, हमें आपके बारे में पता नहीं लगेगा। आप अपनी एनजीओ में काम कर रहे हैं, कई कई साल से काम कर रहे हैं, कई बहुत साल हो गए काम करते हुए, मगर आपको ग्रांट नहीं मिल रही, कि कई प्रपोजल तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? जानकारी का अभाव। सर ने आज एक वो डाला हुआ, रोड सेफ्टी का डाला हुआ है। रोड सेफ्टी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है, ठीक है, अब बताएं। एक ऐसी अभी और भी आपके पास, कभी कल भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ और ग्रांट्स आ रही है, आपको बताया जाएगा। तो सर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रोफाइल्स को और जो डॉक्यूमेंट्स, जो सर बार बार उसको आपको जो प्रपोजल राइटिंग से ज्यादा आज जो सर ने फोकस डॉक्यूमेंटेशन का करा है ना, इस पे थोड़ा आप अपना फोकस कीजिए। जिन लोगों ने अपने 10 बीडी अभी क्या कहते हैं 10 बीडी फॉर्म सबमिट नहीं करे हैं,
उसकी जो जो डेट थी इनकम टैक्स द्वारा 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अब 10BD फॉर्म ऐसा होता है जिन लोगों के पास ATG 12A है और जिन्होंने पिछले साल में 31 मार्च तक डोनेशन प्राप्त करा है, उसकी एक लिस्ट 10BD फॉर्म में इनकम टैक्स में जमा करानी होती है। वो बहुत कंपलसरी है कि जो डोनेशन लिया है उसकी पूरी लिस्ट, उनके आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अमाउंट, किस डेट को लिया है, किस पर्पज के लिया है, सारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करानी होती है। उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट ने। और जिन साथियों ने अभी तक अपना ATG 12A नहीं कराए हो, अपना ATG 12A कराओ। प्रोविजनल है तो अगर डेट निकल गई तो परमानेंट के लिए अप्लाई करें। सर डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होगा ना, आपको प्रोजेक्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। सभी साथी अपनी वेबसाइट जरूर बनवाएं। सर देखिए, क्योंकि आप एक अपने जो किसी को मेल करेंगे ना, एक होगा जीमेल से, जीमेल से कोई भी बना लेता है जीमेल, मगर आप अपने NGO के उसकी जो वेबसाइट पे उससे जाता है ना, वो ऑथेंटिकेशन होता है। समय ज्यादा हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने थोड़ा काम पर ध्यान दें, अपने फोकस को करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्कस करें, पूछें, सर से बात करें, मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर को तो हम सबके जनक है, सर फाउंडर हैं, तो सर को काफी नॉलेज है। मैं खुद सर से सीख रहा हूँ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना। सभी साथियों को शुभ रात्रि। धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी, राइट? इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करना चाहूं तो ये एक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, जो BHEL के द्वारा CSR के अंदर दिया गया था, और ये FICCI को दिया है। आपको दिख रहा होगा, इन पार्टनर विद FICCI। अब ये किस्सा क्या है, मैं आपको इसका किस्सा बताता हूँ। मैं हरिद्वार गया था बुकिंग के लिए, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। तो मैं हरिद्वार गया तो मुझे वहां पर ये दिख गया। जब आप लोग हरिद्वार उसमें आएंगे तो आपको ये जगह भी दिखेगी, ठीक है। कुछ प्रोग्राम तय किए गए हैं घूमने वगैरह के भी, तो वहां आपको चीज दिखेगी। मुझे ये चीज दिखी वहां पर। मैंने तत्काल इसकी फोटो ली और BHEL को एक मेल डाला कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से पड़े हुए हैं। आप दिख रहा होगा स्क्रीन में आपको, यहाँ कुछ ये पड़ा हुआ है सामान, ये लॉक पड़े हुए हैं, चालू नहीं था। एक सिर्फ मेल डाला था। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मेरे पास उनकी कॉल आ चुकी है कि सर एक बार आप हमसे आके मिलिए। संभावना बनी मुझे आगे के लिए। मैं नहीं कह रहा कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन अगर सामने वालों ने मुझे बुलाया तो क्यों बुलाया होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं। मैं उनके काम की कमियां बता रहा हूं उनको, लेकिन उनकी तारीफ करते हुए कि आप सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि शायद कुछ अच्छा निकल के जरूर सामने आएगा, राइट? द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, या मैं उनके ऊपर क्या रिसर्च करके जाऊंगा, मैं उनके बारे में क्या कुछ जान के सीख के जाऊंगा जो मुझे उनको बताना होगा। मेरी वॉइस आ रही है सर प्रॉपरली कि नहीं आ रही है? आ क्योंकि रही है, मेरे, आवाज थैंक यू सर, प्रॉपर है थैंक यू। सर, प्रॉपर। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार आपको लोग कहते हैं सर प्रोजेक्ट कैसे ले। अरे प्रोजेक्ट लेने के लिए किसी भी आपको स्पेशल उसकी जरूरत नहीं होती है, किसी स्पेशल उसकी जरूरत नहीं होती है, स्पेशल स्किल की। राह चलते प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और मैंने लिए हैं, इसलिए बता रहा हूं। राह चलते प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। सामने वाला खुद कहता है सर आप बना के दीजिए, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, राइट? तो वो काम कीजिए जिससे लोग आपसे कहेंगे सर आप अपना कोई इस बेस पे प्रोजेक्ट बना के दीजिए, मैं हम आपके साथ इस पर डील करना चाहेंगे। बहुत से साथी हमारे जो सीखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे पास फलाने डिपार्टमेंट से फोन आया था। एक साथी उन्होंने बताया भी था कि सर हमारे यहाँ पर लोकल टूरिज्म का बहुत ज्यादा काम है, तो वो टूरिज्म पर प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, ठीक है। तो होता है, जब आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे होते हैं तो संबंधित एजेंसी आपको अप्रोच करती है। अपने आप को ऐसा डेवलप कीजिए कि संबंधित एजेंसी आपको अप्रोच करे कि वो आपसे काम करवाने की इच्छुक है। और जिस दिन आपने इस अचीवमेंट को पा लिया, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं, राइट? ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर कर दिया कि लगे आपको कुछ कुछ। देखिए, जो भी आपके साथ शेयर किया जाता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से शेयर किया जाता है हमेशा। एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो चीज हम लाइफ के अंदर करते आ रहे हैं, देख रहे हैं, कर पा रहे हैं। और बहुत से हमारे साथियों को शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फीडबैक देने के लिए कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखते हुए अपनी रोड सेफ्टी एडवोकेसी की ग्रांट को सबमिट किया।
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और अच्छा लगता है क्योंकि हम ये जो वीडियोस बनाते हैं, आपके सामने वीडियोस सर्व करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि आपको जानकारी मिले, आपको फायदा हो। उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं जिन्होंने अपने फीडबैक्स मुझे दिए कि हाँ सर हमने अपने प्रपोजल सबमिट किए। इवन देन उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो मैंने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी लगा रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कुछ को लगा दिया है, जिनके नहीं लगा पाया उनसे माफी चाहूंगा सर, क्योंकि मैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर एक साथ 50 या 100 पिक्चर्स लगाऊं। मैं मैक्सिमम 4 पिक्चर्स या 5 पिक्चर्स तक यूज करता हूं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सभी को शुभकामनाएं कि आपके वो प्रोजेक्ट जो आपने सबमिट किए हैं वो पास हो जाएं। जहां जिसको जो हेल्प लगी थी वो हेल्प हमारी ओर से प्रोवाइड की गई। आप लोगों ने जो ट्रिक्स यूज किए वो काबिले तारीफ रहे। कुछ लोगों ने उस ट्रिक को समझा जो पिछली प्रपोजल राइटिंग क्लास में हमने बताए थे ट्रिक्स, तो उसको यूज करते हुए अपना प्रपोजल सबमिट किया एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपने मेहनत करने का प्रयास किया है, एटलीस्ट प्रयास तो किया, सक्सेस हो या ना हो, आप तब भी काबिले तारीफ है क्योंकि आपने अपने लिए, अपनी संस्था के लिए प्रयास किया। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को शुभकामनाएं, सभी को कंग्रेचुलेशंस। कुछ साथी जो अभी भी लगे पड़े होंगे, कुछ के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए होंगे, तो उम्मीद करता हूं कल लास्ट डेट है, वो लोग अपना प्रपोजल सबमिट कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जी बिल्कुल सर, आपने स्टेटस पे कमेंट भी किया था और अब मैंने जवाब भी दिया था, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों ने किया और उन्होंने पाया कि सर बिल्कुल यहाँ ये गलती रह गई थी, यहाँ ये गलती रह गई थी। पिछले जिन्होंने अप्लाई कर रखे थे उनसे पूछो, उन्होंने मुझसे सलाह भी ली कि सर हमने पिछली बार अप्लाई किया था, हमारा रिजेक्शन का एक कारण बता रहा है, क्या करें। इसको आप ऐसे कीजिए। देखिए, जब आप महासंघ से जुड़े हुए हैं तो 24x7 इसलिए इस नंबर को कहा जाता है। हाँ, काफी लोगों की शिकायत आई थी 24x7 पर। किसी को सर ने किसी ने सर से शिकायत की थी कि सर यादव जी ने फोन नहीं उठाया। अभी मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनके नंबर पे लिखा रहता है 24x7 आप कॉल करें। वो हमेशा कहते भी रहते हैं कि आप 24x7 कॉल करें। सर 24x7 का मतलब ये नहीं होता है कि आप रात के 2 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं और अगर मैं बाई चांस सो गया हूं तो मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। सर 24x7 का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपके साथ अभी आपको क्लास दे रहा हूं, बेशक रात के 9 बजे हो। सर 2 बजे नहीं किया था, मैं तो रात के 9 बजे किया था। सर 9 बजे मैं क्लास ले रहा होता। आप दोपहर में 2 बजे कर रहे हैं, हो सकता है मैं उस समय किसी क्लास के अंदर हूं। हाँ, ये चीज जरूर है, जो लोग इस चीज से वाक्य वाक्य रखते हैं वो खुद बताएंगे आपको। आपकी चाहे मिस कॉल 2 दिन पुरानी क्यों ना हो, मैं जब भी फ्री होता हूं मेरा कॉल बैक जरूर आता है और मैं बताता हूँ कि सर 2 दिन पहले आपकी कॉल आई थी। आपकी कॉल अगर छूट गई है, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया हूं, निश्चिंत रहिए मेरा कॉल बैक जरूर आएगा। मेरा पूरा प्रयास ये रहता है। हालांकि कुछ दिनों से मैं टेक्निकल जो है कुछ परेशानियां झेल रहा हूं मेरे फोन के अंदर भी, क्योंकि पहले क्या था, मेरी मिस कॉल सभी रेड कलर में दिखाता था। आजकल पता नहीं क्यों मिस कॉल ना रिजेक्टेड उसमें चली जाती है और वो रेड नहीं रहती। तो मुझे बारीकी से देखनी पड़ती है कौन सी कॉल रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो अगर किसी को इस टेक्निक का पता हो कि मेरी कॉल रिजेक्टेड कॉल्स में ना जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे फोन के साथ भी फ्रेंडली नहीं हूँ। Redmi 9 है मेरा फोन। जिसको भी इसके बारे में पता हो तो प्लीज मुझे एक बार बताइएगा कि मेरी फोन कॉल्स जो है रिजेक्टेड में क्यों जा रही है। मैंने किसी के नंबर को ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है। मतलब कॉल आपकी पूरी जाएगी, लेकिन वो मेरे पास मिस कॉल में ना दिखाकर रिजेक्टेड कॉल्स में दिखा रही है। तो इस वजह से वो रेड नहीं रहती है, क्योंकि रेड रहती तो मुझे एक बार पता होता भाई सभी रेड पर मैंने कॉल बैक कर लिया। तो इस वजह से कुछ ऐसे कॉल्स भी होंगे, कुछ लोगों को ऐसी शिकायत हुई सर मैंने कॉल तो किया था लेकिन आपका आज तक कॉल बैक नहीं आया। वो शायद सर कारण वही रहा होगा कि आपकी कॉल रेड में दिखाई नहीं दी और मुझसे वो छूट गई हो। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और जब भी आपके साथ ऐसा हो कि मैं आपकी कॉल ना उठा पाऊं, तो आप एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए तत्काल कि सर मैंने आपको कॉल किया था, इस संबंध में किया था, बस मेरा कॉल बैक आ जाएगा। काफी लोग सिर्फ कॉल करके रह जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब ऐसे में सर कॉल नहीं आ पाई तो सर मेरी भी गलती नहीं। मैंने आपको कल एक सेशन में, जब हमने परसों एक सेशन लिया था व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अपना फोन देखे ना देखे, अपना मेल चेक करे ना करे, अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करे ना करे, लेकिन अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करता है। ये हम सबकी एक जो है ह्यूमन बीइंग की खासियत हो चुकी है, क्योंकि हम अपने यूजर फ्रेंडली, हमारा एक वेबियर मिला, इससे हमारे बहुत सारे काम अटके हुए थे, इससे हमारे बहुत सारे काम निकल रहे हैं। तो व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जिसको हम सभी यूज करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है अपनी, जब भी आपकी कॉल कोई मिस हो जाए तो मुझे आप व्हाट्सअप साथ साथ डाल दीजिए कि सर मैंने आपको कॉल किया था, आपका कॉल रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैंने इस संबंध में कॉल किया था। जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल बैक कर दीजिए, बस एक छोटा सा मैसेज टाइप करना होता है, that's it। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार कुछ नया सीखते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं
शुभकामनाओं के साथ मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जो साथी आज पहली बार मीटिंग में जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आज भले ही प्रपोजल राइटिंग को कुछ नहीं सिखा पाया, लेकिन प्रयास रहा सर कि सिर्फ प्रपोजल राइटिंग जरूरी नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो आपकी लाइफ में काम के होते हैं, और सब चीजें जब संपूरक होती हैं तो ही आपका प्रपोजल पास होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, धन्यवाद।